अब हम एडवांस जावा की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम CRUD सीखेंगे। CRUD क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये 4 ऑपरेशंस हैं जो हम एक एडवांस जावा एप्लीकेशन में, जो कि हम स्प्रिंग बूट में बनाएंगे, सीखते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन का बेसिस यही 4 चीज़ें होती हैं, या तो डेटा क्रिएट हो रहा होता है, या अपडेट, या डिलीट, या फिर गेट कर रहे होते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें ये 4 ऑपरेशन सीख लिए तो हम इसमें एनहांसमेंट करके किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कोर जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए डेफिनेटली। तो जावा इंस्टॉल्ड होगी ही हमने, क्योंकि ऑलरेडी कोर जावा लर्न कर लिया है, बट फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जावा हाइफन वर्जन से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 20.0.1 वर्जन है मेरे में। आपके में भी कोई भी वर्जन हो, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप पे चलते हैं जिसमें हमें चाहिए इक्लिप्स। तो उसके लिए हम लिखते हैं इक्लिप्स डाउनलोड। और ये पहली वेबसाइट है इक्लिप्स डाउनलोड, eclipse.org की है। इससे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा। अगर हम यहाँ डाउनलोड पैकेजेस में जाते हैं और यहाँ पे जावा आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। मोस्टली एंटरप्राइज एप्लीकेशन यानी फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो जिसकी विंडोज़ मशीन है वो यहाँ क्लिक करके करे। और जैसे मेरा मैक है तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ, इंस्टॉल करूँगा। बट आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं मैक के लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड सेम विंडोज़ के लिए रहेगा, कोई खास डिफरेंट स्टेप्स नहीं रहेगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि डाउनलोड होते ही ये ओपन हो जाए और हम इसे इंस्टॉल कर सकें। तो हमारे पास इक्लिप्स डाउनलोड हो गया है। ये सेटअप है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके रन करूँ, मैक में ये तरीका होता है, इसको ड्रैग करके एप्लीकेशंस में ले जाना होता है और ये इंस्टॉल हो जाता है। विंडोज़ में थोड़ा अलग होता है, उसमें हमें डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना होता है। कुछ खास डिफरेंट नहीं है, सिंपल स्टेप्स हैं। ओके। सो जैसे ही इक्लिप्स हमारा डाउनलोड हो जाता है, अभी हम इसे बंद कर देते हैं, इसे इजेक्ट करना होता है। अब अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे इक्लिप्स, ओपन करेंगे, सो फर्स्ट टाइम में जब हम इक्लिप्स ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, सबसे पहले ही पूछता है वर्क स्पेस का लोकेशन। सो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन आता है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम ये बार बार ना पूछे। उसके बाद हमें लॉन्च करना है। वार्निंग दे रहा है कि ऑलरेडी यूज़ में है, बट ठीक है। सो इक्लिप्स खुलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। हमने जावा का वर्जन चेक कर लिया, इक्लिप्स इंस्टॉल कर ली। इक्लिप्स क्या है? एक आईडीई है जो यूज़ होती है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करने के लिए। कोड लिखना थोड़ा आसान कर देता है, मैनेज करना आसान कर देता है, क्योंकि इसमें पैकेजेस वगैरह बने होते हैं। सब धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग बूट का अगर एप्लीकेशन बनाना है तो हम स्प्रिंग इनिशलाइज़र लिखते हैं। initializer.io एक वेबसाइट है सबसे पहली वाली, स्प्रिंग इनिशलाइज़र। इस पे जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, डिपेंडेंसीज होती है। अब जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है जावा, ठीक है। अभी हम मैवन चूज़ कर ले रहे हैं, मैवन बेस्ड रहेगा हमारा। 3.1 ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट। कॉम डॉट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कुछ भी दे देते हैं, कॉम डॉट कंपनी, इंस्टेड ऑफ डेमो एम्प्लॉय लिख देते हैं अभी के लिए। सो डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, ठीक है, फॉर एम्प्लॉय डेटा कर देते हैं। और पैकेज नेम हमारा कॉम डॉट कंपनी डॉट एम्प्लॉय अपने आप वो उठा रहा है। जार पैकेजिंग होगी, ठीक है। जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो जार बनेगा या वॉर बनेगा, तो अभी जार ही रहने देते हैं। वर्जन 17, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वर्जन ले लीजिए। यहाँ से हम डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हम वेब ले लेते हैं, सेकंड हम JPA ले लेते हैं। सब धीरे धीरे समझाते हैं कौन सी डिपेंडेंसी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और H2 डेटाबेस एक होता है जिसमें हमें
इसके पास करीब करीब 2 MB मेमोरी होती है। सो उतने का डेटा ये स्टोर कर सकता है जब तक हमारा सर्वर चल रहा होता है। तो हमें माई SQL अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए H2 डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं। स्प्रिंग डेटा JPA ये डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और स्प्रिंग में भी रेस्टफुल एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। तो अभी इतना डिपेंडेंसी इंक्लूड करके और ये सारी चीज़ें करके जनरेट पे क्लिक करते हैं। ये हमें जनरेट करके दे देता है employee.zip फाइल। अब अगर हम इसे देखें, इसमें क्या होता है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या क्या हम देख लेते हैं। सोर्स फोल्डर है, pom.xml फाइल है, और help.md ये सब है। मैवन का mvn.w.cmd करके फ़ाइल है। सो सोर्स के अंदर हम देखते हैं टेस्ट और मेन 2 फाइल है। मेन के अंदर रिसोर्स एंड जावा है, जावा के अंदर कॉम है, कॉम के अंदर कंपनी है, जैसा हमने नाम दिया था वैसा यहाँ पे आ गया, company.employee है। उसके अंदर एक फ़ाइल है। अब हम इस प्रोजेक्ट को इक्लिप्स में ओपन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे। बिल्कुल विंडोज़ में भी सेम ऑपरेशन है, सेम तरीका है। इंपोर्ट करना है, एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट पे जाना है, नेक्स्ट, ब्राउज़। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा डाउनलोडेड ज़िप पड़ा हुआ है, ज़िप को हमने अनज़िप कर लिया था, ये वाला एप्लीकेशन रहा। बस प्रोजेक्ट फोल्डर पे डबल क्लिक करके जैसे हमें ये सारी चीज़ें दिखने लगें, सोर्स और ये सब, यहीं पे हमें ओपन पे क्लिक कर देना है। अपने आप ये pom.xml फाइल उठा लेगा। इसका मतलब है कि हमने सही जगह ओपन किया है। इसके बाद हम फिनिश करेंगे और वेट करेंगे। ये इंपोर्टिंग मैवन प्रोजेक्ट कर रहा है, तो जितनी भी डिपेंडेंसीज़ होती हैं प्रोजेक्ट की, वो सब ये डाउनलोड कर लेता है। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहली बार किया है किसी नए प्रोजेक्ट को, तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है। देखिए सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है, मे बी 5 से 10 मिनट ले ले, डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ द नेट। सो वेट करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डाल रखा है अभी। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे देखिए जावा कॉम सारे फोल्डर्स बन के आ गए हैं। जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है अपने आप ये बना देता है। रिसोर्सेज के अंदर अभी स्टैटिक टेम्पलेट्स और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ एक फ़ाइल बना दी है। टेस्ट के अंदर जितनी टेस्ट केसेस फाइल्स होती हैं जावा की, वो सब यहाँ होता है। ओके, और एक pom.xml फाइल है। जो डिपेंडेंसीज़ हमने ऐड की थी, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम ये देख लेते हैं। हमने डिपेंडेंसीज़ कुछ ऐड की थी अपने UI में, जैसे कि स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेटा, H2 डेटाबेस। अगर हम यहाँ पे चेक करें एक्लिप्स में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं pom.xml में। इसमें इंफॉर्मेशन है, ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID, वर्जन्स। ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आर्टिफैक्ट ID है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है, या डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, जावा का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहाँ से पता चलता है। डिपेंडेंसीज़ इंक्लूडेड है। अब ये डिपेंडेंसीज़ के अंदर डिपेंडेंसी नाम से फ़ोल्डर है, और जितने भी डिपेंडेंसी हैं सारी एक एक करके इस तरह इंक्लूडेड हो जाती हैं। सो स्प्रिंग बूट वाला है, जिसमें स्टार्टर डेटा JPA, स्टार्टर वेब, और ये H2 डेटाबेस जो हमने इंक्लूड किया था। ओके, और मैवन बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज़ होती हैं pom.xml में, इसी के थ्रू वो डाउनलोड करके सारी डिपेंडेंसीज़ रख लेता है प्रोजेक्ट में। तो ये रही pom.xml की बात। उसके बाद हमारे पास यहाँ सोर्स के अंदर, मेन के अंदर कॉम, कंपनी, एम्प्लॉय, जैसा हमने नाम दिया था बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। फिर एम्प्लॉय डॉट एप्लीकेशन, हमारे पास एक जावा फाइल है यहाँ पे, सिर्फ एक। इसमें क्या लिखा हुआ है, मेन मेथड। जैसा कि हमने कोर जावा में सीखा है कि एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इसको एनोटेशन कहते हैं, और इसके अंदर आएगा मेन मेथड देखेगा, और ये एप्लीकेशन यहाँ से रन होना शुरू हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स पड़ी हुई है। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है। जितनी डिपेंडेंसीज़ होती हैं या फिर कुछ एक्सटर्नल चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें रन टाइम में पास करनी होती हैं, या फिर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए चाहिए होती हैं, वो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में पास करते हैं। वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। सो अभी हम इसको, क्योंकि और तो कुछ है नहीं फ़िलहाल, हम इसी को चला के देखते हैं कैसे चलाते हैं। वैसे तो ये ग्रीन बटन है, इसको रन करेंगे। फर्स्ट टाइम आप क्लिक करोगे
तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछेगा। मैंने पहले रन किया हुआ इसलिए शायद नहीं पूछा, बट रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फर्स्ट टाइम। यहाँ पे मेन क्लास आपको ढूंढनी होगी और यहाँ ब्राउज़ करके एम्प्लॉय प्रोजेक्ट और मेन क्लास यहाँ से। सो जैसे हमारे में मेन क्लास है एम्प्लॉय एप्लीकेशन डॉट जावा, सो हम यहाँ एम्प्लॉय एप्लीकेशन, ये रही हमारी मेन क्लास। और आप फर्स्ट टाइम के लिए रन पे क्लिक कर देंगे, ये रन हो जाएगा। अभी ऑलरेडी न्यूज़ है क्योंकि हमने 2 बार चला दिया, 2 बार नहीं चलाना है, इससे रेड वाली बटन से बंद हो जाता है। यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अगली बार हमें स्टार्ट करना होगा तो हमें सीधे इस ग्रीन बटन पर दबाना होगा, यहाँ लिखा है रन एम्प्लॉय एप्लीकेशन। इसको दबाते ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने लगता है। ओके, कैसे पता चलेगा स्टार्ट हो गया? यहाँ लिखा है स्टार्टेड एम्प्लॉय एप्लीकेशन। ओके, सो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई मैसेज प्रिंट हो, तो जैसा कि हमने कोर जावा में भी सीखा था, प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम और एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देते हैं? कि एप्लीकेशन स्टार्टेड डॉट डॉट डॉट, कुछ भी जो आप देना चाहें, डजेंट मैटर। ओके, सेव करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये ओके स्पेलिंग गलत कर दी। देखिए एरर अपने आप दे देता है कि जावा एम्प्लॉय एप्लीकेशन फाइल में जावा 11 लाइन पे एरर है। तो जो एरर थी वो हमने रिजॉल्व कर दी। अब हम फिर से चलाते हैं। कंपाइलेशन एरर दे रहा है। ओके, इसको भी हम करते हैं क्लोज और यहाँ देखते हैं एरर क्या है। ओके, ऐसे यहाँ लिख दिया एरर। कंट्रोल एस, सेव, फिर से ग्रीन बटन चलाया हमने, ये चलने लगा और यहाँ लास्ट में लिख के आ गया एप्लीकेशन स्टार्टेड, मतलब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, अब काम क्या करेगा वो तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास चीज़ें होती हैं जैसे कि कंट्रोलर, जिसके थ्रू प्रोग्राम जाता है। जब हम यूआरएल लिखते हैं, टेस्ट करते हैं, बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हमें हमारा इस एप्लीकेशन का बेस ये रहेगा कि हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है और गेट करनी है। ठीक, थ्रेड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो अब इस फोल्डर के हम अंदर आते हैं, एक नई क्लास फाइल क्रिएट करते हैं। सो हम न्यू में जाएंगे, अभी अदर चूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लास है, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये हमें जावा फाइल बना के देगा। अब हम यहाँ पे हमें नेम देना होगा। सपोज़ हम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, सो हमने एक एम्प्लॉय डॉट जावा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास फाइल चूज़ की है। पब्लिक रहेगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेन मेथड हमारे एम्प्लॉय एप्लीकेशन डॉट जावा में है। ओके, बस फिनिश पे क्लिक कर देंगे नेम देके, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे आते हैं, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की कुछ डिटेल्स चाहिए, है ना, जिस पे हम अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ तो डिटेल्स होंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, सैलरी, एनीथिंग। ओके, सो हम क्या करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग और फर्स्ट नेम दे देते हैं, फर्स्ट NAME। अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, F स्मॉल फिर अगला N कैपिटल, स्ट्रिंग है, प्राइवेट टाइप है। ओके, दूसरा और बनाते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, कूल। और क्या करते हैं, लेट्स से हमें ईमेल आईडी भी चाहिए, प्राइवेट ईमेल आईडी भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, ईमेल। ओके, सो हमने 3 फील्ड्स बना ली। अब हमें आईडी भी चाहिए क्योंकि आईडी डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ को कह सकते हैं, जैसे कि ID1, ID2। सपोज़ राम नाम का एम्प्लॉय है या महेश नाम का एम्प्लॉय है, उसकी कुछ आईडी होगी,
तो हम एक आईडी भी डिफ़ाइन कर देते हैं, अगेन प्राइवेट रखते हैं। आईडी डिफ़ाइन करनी है वो हम या तो इंटीजर टाइप ले सकते हैं या तो लॉन्ग टाइप। फ़िलहाल हम लॉन्ग ले रहे हैं ताकि लंबे इंटीजर्स को भी वो स्टोर कर सकें आईडी। ओके, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आईडी को बताना है कि ये जो हमने क्रिएट किया है प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ये हमारी आईडी रहेगी। उसके लिए एनोटेशंस आता है जिसको हम @id यूज़ कर सकते हैं। ओके, एनोटेशंस जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, सॉरी कैपिटल डी लिख दिया इसलिए वो ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा था। @id हमने लिखी, ये अपने आप बोल रहा है देखिए इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट आईडी Jakarta.persistence। दूसरा इंपोर्ट आईडी org.springboot framework.data.annotation। ओके, सो हम अभी ये वाला Jakarta.persistence वाला कर लेते हैं। तो इससे देखिए इसकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट हो गई। ओके, अभी इसमें एरर भी नहीं आ रही। वैसे ही इससे क्या होता है, ये डिक्लेयर कर देता है कि ये आईडी हमारी एज अ आईडी बिहेव करेगी। ओके, दूसरा हम एक होता है @generated वैल्यू। इसमें अगर हम इसका भी इंपोर्ट कर लें, देखो इसका भी इंपोर्ट हो गया क्लिक करता ही। ये फ़ायदा है इक्लिप्स का, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोड डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। सो स्ट्रैटेजी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास होता है जनरेशन, बस धीरे धीरे करते जाइए सब हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक। डॉट आइडेंटिटी। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक। सो हर एक आईडी यूनिक रहेगी और आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। बढ़िया। सो आईडी हो गई, जनरेटेड वैल्यू हो गई, ये भी हमारे इस आईडी के लिए हो गई और एक 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया हमारे पास, ईमेल हो गई, आईडी हो गई। इसके बाद हमें चाहिए होता है नेक्स्ट स्टेप कि इसको हमें अगर गेट करना है या इसकी वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास होते हैं गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर जनरेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, विंडोज़ में भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, जितने भी हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रखे हैं, फील्ड्स डिफ़ाइन कर रखी हैं, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आईडी, सब यहाँ आ जा रहा है। तो हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ओके, और जनरेट कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है, देखो सब की यहाँ से एंटर मारते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे। यहाँ देखो ये गेट आईडी, तो इसे हम कहते हैं गेटर मेथड। ये क्या कर रहा है, रिटर्न आईडी, आईडी रिटर्न कर रहा है, मतलब ये आईडी देगा। वैसे ही सेट आईडी, ये इसके अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं और ये आईडी को सेट कर दे रहा है। तो गेटर एंड सेटर हमें चाहिए होता है किसी की वैल्यू सेट करने के लिए या फिर किसी की वैल्यू गेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे गेट फर्स्ट नेम और इसी को सेट करने के लिए सेट फर्स्ट नेम। तो ये किसी की वैल्यू क्रिएट करने के लिए होता है और ये उसी की वैल्यू गेट करने के लिए होता है। बढ़िया, तो सबका हमने गेटर सेटर मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया बिना एक एक लाइन लिखे हुए, ठीक। बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और करनी है, ये क्लास हमारी एज अ टेबल, जो हमारी पीछे डेटाबेस में टेबल बनेगी उसमें सेम फील्ड्स होंगी, ओके, और सेम डेटा टाइप्स की होंगी। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग टाइप की फील्ड होगी। बट कैसे पता चलेगा कि ये हमारी जो क्लास है ये एज अ टेबल भी बिहेव करेगी? उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन होता है @entity। ओके, हम इसके ऊपर बस लेके जाएंगे माउस, अपने आप इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, क्लिक कर देंगे और ये इंपोर्ट हो गया और इसकी एरर चली गई। सही है, तो इस क्लास में हमें इतना ही करना है। तो हमने अभी तक क्या किया, employee.class फाइल बनाई जिसमें हमने जो जो हमें फील्ड्स चाहिए, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अभी हम 3 ही ले रहे हैं बस समझने के लिए, बाद में हम इसमें एक्सपैंड कर सकते हैं। @id हमने कर दी डिफ़ाइन करने के लिए कि हाँ ये आईडी की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हमने गेटर और सेटर जनरेट कर लिया हर एक फील्ड का। जैसे ये गेटर सेटर है आईडी का, ये गेटर सेटर है फर्स्ट नेम का, वैसे ही लास्ट नेम और ईमेल का है। बढ़िया, कोई एरर नहीं है, कोई एरर होती तो रेड रेड होता। उसको हमने सेव कर दिया।
अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ओके, यहाँ आते हैं। हमारा ये पैकेज है com डॉट कंपनी डॉट एम्प्लॉय। ये देखो यहाँ पे भी पैकेज नेम लिखा है com डॉट कंपनी डॉट एम्प्लॉय। ओके, सो पैकेज नेम मतलब किस फोल्डर के अंदर है, हमें इस पर एक्सपैंड जैसे हमने पहले करके देखा था, कंपनी के अंदर कॉम के अंदर कंपनी, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय। सो वो एज अ पैकेज नेम यहाँ पे आता है। बढ़िया है। अब हमें अगली फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसे हम कहते हैं रिपोजिटरी। ओके, अगर हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें एक रिपोजिटरी फ़ाइल भी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फिर इंटरफेस। हमें जो रिपोजिटरी क्रिएट करनी है वो इंटरफेस है, ठीक। उसे हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखते हैं। फ़िलहाल हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते जाते हैं। इसका हम नाम कुछ दे देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ओके, और ये एज इट इज़ रहेगा, फिनिश कर देंगे। ये क्रिएट हो गया एम्प्लॉय रिपोजिटरी। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि एक्सटेंड्स, और हम यहाँ पे कर देंगे CRUD रिपोजिटरी। ओके, अब इसकी डिपेंडेंसी देखो इंक्लूड करना है। ये हमने क्लिक किया, इंक्लूड हो गई इसकी डिपेंडेंसी। ओके, अब लेकिन एक दिक्कत है, CRUD रिपोजिटरी में हमें कुछ चीज़ें पास करनी होती हैं, जैसे कि हमारी जो टेबल है, कौन से क्लास, उसका नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक, कॉमा आईडी को किस टाइप की हम आईडी पास कर रहे थे, लॉन्ग। ओके, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एंटिटी हमारी कौन सी थी, एम्प्लॉय, और आईडी लॉन्ग टाइप की, वही यहाँ मेंशन कर देना है। ये हेल्प करता है हमारा डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना, निकालना, रीड करना, ये सारी चीज़ें। सो हमें एक इंटरफेस बनाया एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम से, और उसमें हमने CRUD रिपोजिटरी एक्सटेंड की, और एम्प्लॉय जो हमारी टेबल नेम है, लॉन्ग आईडी जिस टाइप की है उतना पास कर दिया, सेव कर दिया। इसका इतना ही काम है। अगली जो फाइल हमें क्रिएट करनी है वो अगेन हम जाएंगे, क्लास क्रिएट करना है, और हम इस बार इसमें लिखेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके, ये हमारी कंट्रोलर क्लास रहेगी, एम्प्लॉय कंट्रोलर। और इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है। क्लास नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, नेमिंग कन्वेंशन है। ओके, फिनिश करेंगे। ओके, ये यहाँ भी एप्लीकेशन चल रहा है, तो हम इसको फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं और ये क्लियर कर देते हैं, ताकि कोई और ना चल रहा हो। अगर चल रहा होता है तो पीछे दिख जाता है। बढ़िया, तो हमारे पास यहाँ पे ये कंट्रोलर क्लास आ चुकी है, एक हमने बनाया है। कंट्रोलर क्या होता है, जिसमें हम URL डिफ़ाइन करते हैं कि किस URL पे हम कौन सी सर्विस देंगे। जैसे कि आप क्या URL डालोगे कि उस पर गेट ऑपरेशन होगा, या क्या URL आप डालोगे कि वो पोस्ट करेगा, क्रिएट करेगा। पोस्ट मतलब क्रिएट ऑपरेशन। ओके, बढ़िया। तो अभी हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं कंट्रोलर वो देखते हैं। सबसे पहले हमें @REST कंट्रोलर लिखना है। ये एनोटेशन होता है जिसमें कुछ तो गलत है। ओके, @REST कंट्रोलर हमने लिखा। पहले अगर यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन नहीं हो रहा है इंपोर्ट के लिए, आप इसको सेव करिए। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ इंपोर्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इसकी डिपेंडेंसी इंक्लूड हो गई, अपने आप इंपोर्ट हो गया। बढ़िया। सो अब हम अंदर आते हैं और इसमें कंट्रोलर्स डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट की है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, उसे हमें यहाँ यूज़ करना है ताकि हम डेटाबेस में सेव कर सकें या रिट्रीव कर सकें या फिर डिलीट कर सकें। उसके लिए हमें एक एनोटेशन यूज़ करना है, @AutoWired। @AutoWired क्या होता है, ये पहले नीचे हम एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी वाला इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और एक कुछ भी ऑब्जेक्ट इसका नाम दे देते हैं छोटा सा, EMP रेपो। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने जैसे ही क्लिक किया, इंपोर्ट का फिर ऑप्शन आ गया। इस ऑटो वायर को हमने इंपोर्ट कर लिया।
@AutoAdd एम्प्लॉय रिपोजिटरी और एम्प रिपो हमने नाम दे दिया। ये क्या करता है कि जो भी इसका ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाएगा और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बढ़िया। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हमें गेट ऑपरेशन करना है सपोज, तो हम @get मैपिंग लिखेंगे। ये हमारा यूज़ होता है गेट करने के लिए डिटेल्स। अब हम एक यूआरएल देंगे, कैसे देते हैं, डबल कोट्स में स्लैश, कोई भी यूआरएल दे सकते हैं, लेट्स से एम्प्लॉयज़ कि अगर हमने लोकल होस्ट 8080 बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट 8080 पे चलता है, फिर स्लैश एम्प्लॉयज़ लिखा है तो पूरी एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएगी। ओके, उसके नीचे हमें एक मेथड बनाना होगा जिसमें हम जैसे पब्लिक मेथड बनाएंगे और गेट एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय या कुछ ऐसा कर सकते हैं, गेट ऑल एम्प्लॉय। ओके, जिसमें हमें सारी एम्प्लॉय डिटेल्स चाहिए। ठीक, और इसमें हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स। ये हमने EMP रेपो बनाया था एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। सो गेट करने का ऑपरेशन क्या होता है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी यूज़ करते हैं डॉट, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जैसे कि फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी लॉन्ग, ये सब सारी चीज़ें हैं। सो हमें क्योंकि सारा चाहिए तो हम फाइंड ऑल करेंगे। ठीक, सेमीकोलन लगा दिया। इससे क्या होगा, सारी की सारी डिटेल्स ले आएगा और हमें दे देगा। अब यहाँ कह रहा है सेट मेथड रिटर्न टाइप टू इटरेबल एम्प्लॉयज़। ओके, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सो ये सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स दे देगा। गेट मैपिंग क्लिक करेंगे, अपने आप इसकी रिडंडेंसी इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, सो हमने एक ऑपरेशन बना दिया, गेट ऑपरेशन, जिसमें हम स्लैश एम्प्लॉयज़ लिख रहे हैं और हमें सारी की सारी एम्प्लॉय डिटेल्स मिल जा रही है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, सपोज हमें किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, तो हम @get जी कैपिटल गेट मैपिंग करते हैं और इसमें हम फिर से URL देते हैं स्लैश एम्प्लॉयज़ स्लैश, इस बार हम कोई एक ID पास कर देते हैं। सो ID देने का तरीका होता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, अंदर आओ, ID लिखो। सो एम्प्लॉयज़ के बाद हमें स्लैश करके ID देना होगा, वो ID पास होगी और जिस एम्प्लॉय की डिटेल से ID मैच होगी उसकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। ओके, बढ़िया। इसमें हम लिखेंगे अगेन पब्लिक, मेथड का नाम लिखेंगे पब्लिक, लेट्स से गेट एम्प्लॉय बाय ID। सो गेट एम्प्लॉय, या सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, गेट एम्प्लॉय। ऊपर वाले में हमने लिख दिया है गेट ऑल एम्प्लॉय, इसमें नॉर्मली गेट एम्प्लॉय या फिर चलो बाय ID कर देते हैं, थोड़ा नाम ज़्यादा आसान रहेगा, गेट एम्प्लॉय बाय ID। इसके अंदर अब हमें ID पास करनी है जो हमने यहाँ पे पाथ में पास की है। उसका तरीका क्या होता है, क्योंकि हमने इसे हम पाथ कह सकते हैं जिसमें हमने ID पास की, उस ID को हमें यहाँ यूज़ करना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एनोटेशन होता है @path वेरिएबल, @path वेरिएबल, और लॉन्ग टाइप की ID हम दे रहे हैं क्योंकि, और ID लिख दे रहे हैं। ठीक है, अभी इस एरर को देखते हैं क्यों रेड आ रहा है। नीचे आए और इसमें हमें क्या मिलेगा, अगेन मेथड है तो रिटर्न करेगा। हमें क्या चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ID चाहिए, तो अगेन किसको यूज़ करेंगे हम, एम्प्लॉय रिपोजिटरी को। क्या ऑब्जेक्ट था उसका, EMP रेपो डॉट अगेन गेट ऑपरेशन, नो नॉट गेट, फाइंड, इस बार हम फाइंड बाय ID यूज़ करेंगे। ओके, जिसमें हम ID क्या पास कर देंगे, जो भी हमने यूज़ किया है। ओके, सो कोई गड़बड़ है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट रख दिया। ठीक है, फाइंड बाय ID। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है पाथ वेरिएबल, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्योंकि ये एम्प्लॉय हम गेट कर रहे हैं ना, सो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा या जो डिटेल्स रिटर्न होगी वो किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय टाइप की। अब अगर हम यहाँ सपोज वाइड लिखते हैं तो ये एरर आ जाएगा। एक सेकंड, ये गलत है, फाइंड
बाय आईडी, हाँ, और हमने यहाँ पे आईडी पास कर दी। ओके, सो हमारा यहाँ चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल अपने आप सजेशन दे दे रहा है, कुछ भी गड़बड़ होती है अपने आप सजेशन दे देता है। या तो हम रिटर्न चेंज कर दें और या तो हम मेथड टाइप ऑप्शनल इसको कर दें, ये कर देते हैं हम। सो ये हमारा ऑप्शनल एम्प्लॉय अपने आप आ गया। जो भी एरर दिखा रहा है उसका रेजोल्यूशन भी खुद ही दिखा देता है। आप क्लिक करो, अपने आप वो कोड चेंज कर देगा। अभी देखो कोई एरर नहीं है, सब सही है। सो यहाँ वाले में हमने क्या किया, सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स ली। नीचे वाले गेट ऑपरेशन में हमने क्या किया, स्लैश एम्प्लॉयज़, हम एक आईडी पास करेंगे सपोज 2। सो जिस एम्प्लॉय की आईडी 2 मैच हो जाएगी उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये अभी हमने गेट ऑपरेशन कर लिया। ऐसे ही हमें 3 और ऑपरेशन करने हैं। सो हमने क्या डिसाइड किया था, CRUD करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सो अभी हमने रीड कर लिया है, गेट मतलब रीड करना, डेटा गेट करना, तभी हम रीड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रीड देख लिया है, अब हम पोस्ट मेथड देखेंगे। पोस्ट मेथड का मतलब होता है क्रिएट करना। सपोज़ हमारे पास एक नया एम्प्लॉय आया, उसकी डिटेल्स हमें क्रिएट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, @पोस्ट, मैपिंग एनोटेशन होता है उसके लिए। अगेन URL हमें पास करना है। URL क्या दें इस बार, चलो वही एम्प्लॉयज़ ही दे देते हैं। ओके, उसके बाद नीचे आए, मेथड नेम हमने लिखा, अगेन पब्लिक मेथड होगा, और एक क्रिएट करके बनाते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय लेट्स से। ठीक, इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना है, तो जो जो डिटेल्स उसकी रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ कर रखी हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो ये सब हमें देना होगा डेफिनेटली, तभी वो एम्प्लॉय की डिटेल्स क्रिएट करेगा। उसके लिए हमारे पास एनोटेशन होता है @request बॉडी, और हम क्या बॉडी में भेजेंगे, एम्प्लॉय। बॉडी क्या होती है वो भी टेस्ट करके दिखाते हैं। और एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, लेट्स से EMP, या फिर पूरा ही लिख दो, डजेंट मैटर। ठीक, अभी हम इसके अंदर लिखते हैं कि हमें अंदर क्या करना है। ओके, अभी ये एरर दूर हो जाएगी, डोंट वरी। अब हम इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें तो डेटा चाहिए, क्रिएट करना है एम्प्लॉय का। रिटर्न, अगेन इसकी रिपोजिटरी हम यूज़ करेंगे, EMP repo डॉट। अब यहाँ पे जैसे हमें इनबिल्ट इसके सारे मेथड्स दिख रहे हैं, डिलीट करना हो, डिलीट बाय आईडी करना हो, फाइंड करना हो, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, सेव, सेव ऑल। सो अभी हमें यहाँ सेव करना है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ से जो एम्प्लॉय पास की एम्प्लॉय की डिटेल्स रिक्वेस्ट बॉडी में, वो हमें सेव करनी है। EMP नाम से हमने दिया, तो हम यहाँ EMP नाम लिख देंगे, सेमीकोलन। तो अभी क्या होगा, ये इसकी डिटेल्स सेव कर देगा। और अब यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है, सेट मेथड रिटर्न टाइप टू एम्प्लॉय, क्लिक कर देना है, अपने आप रिटर्न टाइप इसका ऐड हो गया एम्प्लॉय। रिक्वेस्ट बॉडी का इंपोर्ट कर लिया, इसकी भी एरर चली गई। पोस्ट मैपिंग में इंपोर्ट करना है, ये भी कर लिया। ठीक, सो अभी हमने गेट ऑपरेशन कर लिया जिसमें हम एम्प्लॉय की डिटेल्स गेट कर रहे हैं डेटाबेस से, और ये पोस्ट मैपिंग यानी कि क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएट करने के लिए डॉट सेव मेथड है, गेट करने के लिए फाइंड, अब उसमें भी फाइंड बाय आईडी एंड फाइंड ऑल है। इसमें हम आईडी पास कर रहे हैं और इसमें हमें सारा चाहिए, इसलिए हम आईडी पास नहीं कर रहे हैं। बढ़िया है। अभी हमारा 2 ऑपरेशन बचा है, डिलीट और अपडेट। तो अब हम देखते हैं अपडेट ऑपरेशन, उससे पहले हम डिलीट देख लेते हैं। डिलीट थोड़ा ज़्यादा आसान है। उसके लिए हमारे पास एनोटेशन है @delete, मैपिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है। सॉरी, इसमें हमें URL पास करना है। URL हम क्या देंगे, स्लैश, कुछ भी हम दे सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, एम्प्लॉयज़ स्लैश। अब किसी एक आईडी के एम्प्लॉय को ही डिलीट करना होगा हमें, उसके लिए हमें आईडी पास करनी होगी। आईडी हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में पास करते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं ताकि बड़ा दिखाई दे। ठीक है, डिलीट मैपिंग हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे अगेन मेथड लिखेंगे पब्लिक टाइप का हमेशा, और इसका रिटर्न टाइप देखते हैं अभी क्या होगा, डिलीट
लेट्स से एम्प्लॉय, ऐसा हमने मेथड का नेम दे दिया। ठीक, अब मेथड में हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे। क्या चाहिए हमें? आईडी चाहिए, जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो पाथ का आईडी उठा के कैसे यूज़ करते हैं? कौन सा एनोटेशन था हमारे पास? एट द रेट पैरम, सॉरी एट द रेट, यहाँ पे हम पाथ वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। एट द रेट पाथ वेरिएबल और आईडी पास कर देते हैं, लेकिन आईडी का टाइप क्या है? लॉन्ग आईडी। ठीक, इसके अंदर हम डिलीट करने का लिखते हैं। सो रिटर्न, नॉट रिटर्न, बल्कि हम एम, वैसे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, रिटर्न एमपी रेपो डॉट, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डिलीट, डिलीट और डिलीट बाय आईडी ऑप्शन है हमारे पास। डिलीट बाय आईडी चूज़ करेंगे, सारा सजेशन दिखा देता है नेटफ्लिक्स, सॉरी एक्लिप्स। सो आईडी यूज़ करने के ये फ़ायदे होते हैं, आधा कोड हमें सजेशन में मिल जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा, सो ओह डिलीट ऑल बाय आईडी हमने यूज़ कर लिया। सो हमें डिलीट बाय आईडी यूज़ करना है। ओके, अभी ठीक है। यहाँ पे सेट मेथड रिटर्न टाइप टू ऑब्जेक्ट, रिटर्न क्या है? सो अभी हमने ये ऑपरेशन कर लिया, इसको हम रिटर्न नहीं करते हैं क्योंकि डिलीट करने पे हमें कुछ दिखेगा नहीं। हम रिटर्न करते हैं एक मैसेज, RETRN, और क्या मैसेज रिटर्न करते हैं हम कि हाँ भाई एम्प्लॉय डिलीट हो गया है, एम्प्लॉय डिलीटेड, फुल स्टॉप। ओके, अब इसमें देखो क्या रिटर्न टाइप दिखा रहा है? स्ट्रिंग। क्यों रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो रिटर्न किया है वो एक स्ट्रिंग है, इसलिए वो अपने आप सजेस्ट कर रहा है कि इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके, डिलीट मैपिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अभी तक कोई एरर नहीं, सेव करते हैं। कुछ रेड नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं है, कहीं रेड नहीं है। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन बचा है जो थोड़ा सा टिपिकल है, जिसे हम कहते हैं अपडेट। ओके, सो गेट कर लिया हमने, क्रिएट कर लिया हमने, और इससे हमने लास्ट वाले से डिलीट कर लिया। एक ही चीज़ बचती है, अपडेट ऑपरेशन। उसके लिए हमारे अपडेट के लिए हम पुट यूज़ करते हैं। सो एट द रेट पुट मैपिंग, ये एनोटेशन यूज़ होता है। ओके, अब इसमें भी हमें पास करना होगा URL स्लैश एम्प्लॉयज़ स्लैश, अगेन जिस एम्प्लॉय को हमें अपडेट करना है उसकी आईडी देनी होगी ऑब्वियसली। अगेन पब्लिक मेथड, पब्लिक टाइप का, जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा? अब हमें अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय टाइप का ही रिटर्न टाइप होगा। वो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, अगर कुछ सजेशन में और दिखाता है तो। ओके, पब्लिक एम्प्लॉय, मेथड का नेम दे देते हैं अपडेट एम्प्लॉय। ओके, अभी हमने ऊपर से आईडी ली है URL में, इस आईडी को हमें यूज़ करना है। तो आईडी यूज़ करने का तरीका क्या है? एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी। ओके, सो हमने ये आईडी ले ली। अच्छा, हम इसमें एक और चीज़ चाहिए होगी, सिर्फ आईडी से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी एम्प्लॉय की डिटेल्स देनी होगी। फॉर एग्जांपल कौन सी डिटेल्स? कि उसका नेम, ईमेल, ये सब क्या हमें अपडेट करके क्या रखना है, वो भी तो हमें चाहिए जो हमें अपडेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एनोटेशन होता है एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, कि हम क्या भेजना चाह रहे हैं, अपडेटेड वैल्यूज़। ओके, और रिक्वेस्ट बॉडी अगेन वो एम्प्लॉय टाइप का ही होगा। ठीक, और यहाँ पे हम EMP ऑब्जेक्ट, सो एम्प्लॉय टाइप का EMP ऑब्जेक्ट बना दिया, नाम दे दिया हमने, और ये एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा। रिक्वेस्ट बॉडी हम दिखाते हैं अभी जब हम टेस्ट करेंगे कि किसे हम रिक्वेस्ट बॉडी कहते हैं। अब इसके अंदर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम एम्प्लॉय EMP LOVI, इसे हम पूरा लिख देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है। EMP रेपो यूज़ कर लेते हैं डॉट फाइंड बाय आईडी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय की डिटेल ले लेते हैं जिसे हमें अपडेट करना है। ओके, फाइंड ऑल क्यों ले लेता है ये? फाइंड बाय आईडी,
चेंज एम्प्लॉय टू ऑप्शनल एम्प्लॉय। अच्छा, ये एरर आती है अगर आप लोग के पास भी ऐसे आ रही है, चेंज एम्प्लॉय टू ऑप्शनल एम्प्लॉय, सो सिंपली यहाँ पे डॉट गेट मैथड लगा देना है और अभी ये एरर चली जाएगी। ओके, पुट मैपिंग का इंक्लूड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे है ऐड रिटर्न। ओके, हाँ आगे लिखते हैं। सो अभी हमने क्या किया, एक आईडी है जिस एम्प्लॉय की डिटेल हमें अपडेट करनी है, वो आईडी हमने यूज़ की, नया रिक्वेस्ट बॉडी हमने दिया विद अपडेटेड डिटेल्स। अब हमें इस आईडी वाले की एम्प्लॉय डिटेल फर्स्ट चाहिए, हमने वो यहाँ पे ले ली, EMP रेपो फाइंड बाय आईडी, उस आईडी को पास किया और जिसकी अपडेट करनी है डिटेल्स उस एम्प्लॉय की डिटेल हमने ले ली। बढ़िया, अब हम क्या करते हैं, EMP एम्प्लॉय डॉट सेट। अब यहाँ पे इसीलिए हमने गेटर सेटर यूज़ किया था ताकि हम वैल्यू सेट कर सकें। अब हमें किसकी वैल्यू सेट करनी है, सबसे पहले हम फर्स्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम कर देते हैं, फिर ईमेल कर देते हैं। सो हमें क्योंकि सेट लिखते ही अपने आप ये दिखा रहा है सजेशंस में, सो हम फर्स्ट नेम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम किया, फर्स्ट नेम क्या होगा, अभी हमने जो पास किया वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, EMP। सो EMP डॉट, वहाँ से हम क्या करेंगे, गेट फर्स्ट नेम। ये थोड़ा सा टिपिकल है बट समझ जाओगे आप। अभी हम देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। सो हमने एम्प्लॉय गेट कर लिया जिसकी हमें इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, उस एम्प्लॉय की, सपोज़ फर्स्ट आईडी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, उस एम्प्लॉय को सबसे पहले हमने ले लिया। अब उस एम्प्लॉय की डिटेल्स हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका फर्स्ट नेम सेट कर रहे हैं। उसके फर्स्ट नेम में अब हम क्या सेट करेंगे, EMP, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हम बॉडी में पास कर रहे हैं नया, कि हमें इसकी वैल्यू ये चाहिए। सो उससे हम उठाएंगे क्या, गेट फर्स्ट नेम उठा लिया हमने उससे। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करेंगे। ओके, एम्प्लॉय डॉट सेट, अब हम और चेंज कर देते हैं, जैसे कि लास्ट नेम। लास्ट नेम में हम क्या देते हैं, अगेन EMP से हम उठाएंगे डॉट गेट लास्ट नेम। ओके, सो हमने लास्ट नेम सेट कर दिया, फर्स्ट नेम सेट कर दिया, अब हमारा बचा है ईमेल, सेट ईमेल, और यहाँ पे EMP डॉट सेट, सॉरी डॉट गेट होगा क्योंकि हमें यहाँ पे गेट करना है रिक्वेस्ट बॉडी से जो हमने अभी नई नई पास की है। ओके, ये हमने कर दिया। अच्छा, इसमें रिटर्न क्या होगा, ऑब्वियसली हमें रिटर्न अपडेटेड वाला ही चाहिए जो हमारा नया क्रिएट हो गया है, EMP रेपो डॉट सेव। इससे हम क्या होगा, इससे हम सेव करेंगे, EMP LOEY। ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी एम्प्लॉय की वो हमें दिख जाएगी, प्लस वो सेव भी हो जाएगी। सो EMP रेपो हमने जो रिपॉजिटरी यूज़ की थी, क्रिएट की थी यहाँ पे, जिसका हमने ऑटो वायर्ड किया था, इस रिपॉजिटरी का ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया, डॉट सेव मेथड है, और एम्प्लॉय की डिटेल हमने भेज दी इसमें। अब ये क्या करेगा, एम्प्लॉय की डिटेल सेव कर देगा। एम्प्लॉय की डिटेल्स अभी कौन सी वाली आएगी, अपडेटेड वाली। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सेट कर दिया है। किससे सेट किया है, गेट करके। किससे गेट करके, जो हमने ऑब्जेक्ट अभी या नया रिक्वेस्ट बॉडी पास किया है उसमें से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल उठाएगा, और जिस एम्प्लॉय की डिटेल में चेंज करना है वो कहाँ से मिलेगी हमें, आईडी से। उसकी डिटेल्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल अपडेट कर देगा, फिर उसे सेव के लिए डाल देगा और ये सेव हो जाएगा। और रिटर्न लिखा हमने तो डेफिनेटली हमें अपडेटेड डिटेल्स सामने दिख जाएगी रिस्पॉन्स में। ओके, सो हमारा यहाँ रिटर्न टाइप भी एम्प्लॉय था और ये एम्प्लॉय डिटेल ही रिटर्न कर रहा है, इसलिए कोई एरर नहीं है। अब हम इसे सेव कर देंगे। सो अभी हमारा ऑलमोस्ट सब डन है। हमने रेस्ट कंट्रोलर्स बना लिए हैं जिसमें हम गेट मैपिंग कर रहे हैं, ये वाला सारा डिटेल्स रिटर्न करेगा क्योंकि फाइंड ऑल मेथड है, इनबिल्ट मेथड होता है, इसमें हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए तो हम /ID पास करते हैं। ओके, सपोज़ ID 2 है, हमने स्लैश करके एम्प्लॉय /ID 2 पास कर दी। उसके बाद वो क्या होगा, फाइंड बाय ID मेथड यूज़ करेगा और ID
जिस एम्प्लॉय से मैच हो जाएगी उसकी डिटेल रिटर्न करके दे देगा। बढ़िया है। एट द रेट पोस्ट मैपिंग हमारे पास है, इसमें हमने यूआरएल दिया स्लैश एम्प्लॉय। अच्छा, ये यूआरएल और गेट मैपिंग का यूआरएल सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम टेस्ट करके दिखाएंगे तो वहाँ चूज़ हम करते हैं कि हम गेट मैपिंग, गेट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं या पोस्ट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। हम डिफरेंट यूआरएल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सेम भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अगर गेट ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो ये वाला काम करेगा, पोस्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो ये वाला काम करेगा। सही है। डिलीट ऑपरेशन हमने किया है, इसमें क्या है, हम आईडी पास कर रहे हैं और उसका डिटेल डिलीट कर रहे हैं, और फिर एक मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं कि भैया एम्प्लॉय डिलीटेड। इसीलिए इसका टाइप रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ क्या रिटर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉय, इसलिए इसका टाइप रिटर्न टाइप क्या है, एम्प्लॉय। बढ़िया। अभी हम यहाँ पे पुट मैपिंग कर रहे हैं जिसमें अपडेट कर रहे हैं डिटेल्स। तो इसमें हमने यूआरएल दिया है स्लैश एम्प्लॉय स्लैश आईडी। यूआरएल हम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हमने यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय नाम का एक मेथड बनाया जिसमें हमने पाथ में आईडी पास की और रिक्वेस्ट बॉडी पास की कि हमें नई अपडेटेड वैल्यू क्या चाहिए एम्प्लॉय की। फिर जो पुराना एम्प्लॉय है इस लाइन में हमने उसको गेट किया। उस पुराने एम्प्लॉय में हमने डिटेल्स अपडेट की, किससे, जो हमें नई वाली चाहिए, जो हमने पास की है कि हमें ये वैल्यू चाहिए। पुराने वाले एम्प्लॉय में जैसे हमने पास कर दी, फिर उसको हमने डॉट सेव मेथड में डाल दिया और वो उसकी वैल्यू जाके सेव हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी, पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। सो हमने अपडेट ऑपरेशन भी देख लिया। अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट करने से पहले अभी यहाँ पे कंसोल में सब बंद है, कुछ नहीं चल रहा है। अगर ये कंसोल नहीं, वैसे दिख जाएगा, बट अगर नहीं दिखता है सो हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है विंडो, शो व्यू, और यहाँ पे कंसोल क्लिक कर देंगे। विंडोज़ में भी सेम है, मैक में भी सेम तरीका है इसको ढूंढने का। अब हम रन करते हैं, हमारा एप्लीकेशन बन गया है जिसमें हमारे पास एक कंट्रोलर है, एक मेन क्लास, मेन मेथड है जिसमें एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ढूंढता है। सो जैसे ही एनोटेशन मिला उसके बाद मेन मेथड और हमारा एप्लीकेशन चल पड़ता है। फिर सबसे पहले वो आएगा कंट्रोलर में, वो देखेगा कि यूआरएल क्या है, सपोज ये यूआरएल है, फिर जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म कर देगा। ओके। और इसमें हमें यूज़ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि क्या क्या यूज़ हो रहा है कंट्रोलर में। एक तो एम्प्लॉय डॉट जावा एंटिटी मतलब ये टेबल क्रिएट होगी डेटाबेस में, और जो जो इन्फॉर्मेशन फील्ड्स चाहिए हमें एम्प्लॉय की वो हम इसमें मेंशन करते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सेव, फाइंड ऑल मेथड, वो सारे इसमें इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो हम कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। ओके। और हमारा एप्लीकेशन कहाँ से चलता है, ये जो एम्प्लॉय एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है। सो मेन मेथड हमारा सिर्फ एक क्लास में है और किसी में नहीं है, और हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। बढ़िया है। सो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बस माउस लेके गए और यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है रन एम्प्लॉय एप्लीकेशन। ओके। हमें बस क्लिक कर देना है ग्रीन बटन पे एक बार। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, एप्लीकेशन स्टार्टेड। ओके, मतलब हमारा एप्लीकेशन चल गया है। अब हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन मेरे में पड़ा हुआ है। ओके, नहीं है, सो हम भी डाउनलोड ही कर लेते हैं। डाउनलोड पोस्टमैन, पहली वेबसाइट आएगी उस पर जाइए। पोस्टमैन होना चाहिए बट नहीं है, ठीक है। सो इंटेल चिप, एप्पल चिप, ओके। सो आपके लिए यहाँ पे विंडोज़ पे अपने आप लिख के आएगा डाउनलोड का बटन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, सिंपल है। आप विंडोज़ में दो बटन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक दिखाई देगा। इसको क्लिक कर देते हैं ताकि जैसे ही डाउनलोड हो जाए अपने आप इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाए। ये हमारा पोस्टमैन यूज़ होता है एपीआईज़ को टेस्ट करने के लिए या फिर एप्लीकेशंस, रेस्ट एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए। अब हम डबल क्लिक करेंगे, आपको विंडोज़ है तो उसमें नेक्स्ट 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 करके दिख जाएगा। ठीक है,
पोस्टमैन हमारा शुरू हो गया। उसके बाद हम यहाँ स्किप एंड गो टू दी ऐप करेंगे ताकि हम सीधे आके टेस्ट करने लगें। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेशन डिसाइड होता है कि हम गेट करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, पुट पैच भी होता है जिसमें हम कुछ पार्ट इन्फॉर्मेशन का अपडेट करना चाहते हैं एम्प्लॉय की, सपोज सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। डिलीट ऑपरेशन है, तो जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। सो हम सपोज हमें गेट ऑपरेशन करना है। सबसे पहले जो हमारा ये प्रोग्राम लोकल में चलता है वो लोकल होस्ट कॉलम 8080 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, याद कर लिया जाए। अब इसके बाद स्लैश यूआरएल क्या देना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें सपोज़ गेट ऑल करना है, तो हमने क्या दिया है यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉयज़, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं स्लैश एम्प्लॉयज़ और सेंड पे क्लिक कर देते हैं। सो हमारे पास यहाँ 200 लिखा है, मतलब ओके है, सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। सो ब्लैंक आना भी चाहिए क्योंकि अभी हमने कोई एम्प्लॉय क्रिएट ही नहीं किया है, कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, पोस्ट मैपिंग, पोस्ट ऑपरेशन। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट का यूआरएल क्या था, स्लैश एम्प्लॉयज़, ठीक है, स्लैश एम्प्लॉयज़ लिखा है। लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी है, हमने यहाँ पे दिया हुआ था ना। और रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का। तो ये हम यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले नन होगा, इसको हमें रॉ डेटा करना है और टेक्स्ट को क्लिक करके जेसन करना है। फिर हम यहाँ पे बॉडी पास करेंगे। सपोज़ हमें नहीं पता कि क्या पास करना है, तो अगर हम फर्स्ट टाइम क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप 404 बैड रिक्वेस्ट दे देगा क्योंकि हमने कोई बॉडी पास नहीं की है। यहाँ पे अगर हम देखें कि इशू क्या है, जो यहाँ पे चल रहा है कंसोल, यहाँ पे अपने आप दिखा देता है। सो अगर हम यहाँ देखें, रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड बॉडी इज़ मिसिंग, है ना। सो अब हम इसकी बॉडी पास करते हैं। तो बॉडी में हमें क्या क्या देना है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पास करनी है। एम्प्लॉय में क्या क्या डिटेल्स थी, फर्स्ट नेम और कॉलन, इसमें हमें फ़र्स्ट नेम पास करना है। फर्स्ट नेम को हम कोट्स में लिखते हैं, इस तरफ आईडी होती है और इस तरफ कीप होती है और इस तरफ वैल्यू होता है। वैल्यू भी अगेन डबल कोट्स में होगा। लेट्स से राहुल, कॉमा, नेक्स्ट हमें क्या देना है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या फील्ड्स यूज़ की हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सेम स्पेलिंग रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज़ वो बोलेगा फील्ड नॉट फाउंड। लास्ट नेम, कॉलन, वैल्यू इसकी देनी है, लेट्स से सिंह, कॉमा, और हमें क्या देना है, ईमेल, कॉलन, वैल्यू देनी है, लेट्स से b@gmail.com। ओके, अब हम सेंड करके देखते हैं, सब ठीक रहा तो क्रिएट होगा। ओके, सो हमारा ID 1 आ गया और जो वैल्यू हमने भेजी थी वो क्रिएट हो गई। ID अपने आप जनरेट करता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी स्ट्रेटजी जनरेटेड वैल्यू, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है इसकी ID। सो अगर हम सेम वैल्यू अगली बार भेजें, ये देखो ID 2, सो नई ID अपने आप जनरेट करता रहता है। लेट्स से इस बार हमने अमित डाल दिया, C डाल दिया, BC D, ओके, ये देखो अमित सिंह BCD ID 3। एक और कर लेते हैं, राज, सेंड किया, ओके, 4 ID। अब हम एक बार फिर से गेट ऑल ऑपरेशन वाला यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था, कंट्रोलर में। गेट ऑल का मेथड कौन सा है, फाइंड ऑल, ये रहा। क्या URL है, स्लैश एम्प्लॉयज़, ओके, स्लैश एम्प्लॉयज़ पहले से URL में है। बट हमें क्या करना है, ये क्या ऑपरेशन है, गेट मैपिंग। सो हम गेट करेंगे, सेंड पे करेंगे और ये देखो सारा का सारा डिटेल आ गया हमारे पास।
जितनी भी अभी तक एम्प्लॉय डिटेल्स हमने क्रिएट की थी सारी आ गई। क्यों? क्योंकि फाइंड ऑल मेथड लगा है। ID1 ID2 उसका डिटेल, ID3 ID4। ओके, सो हमने दो ऑपरेशन देख लिए। फर्स्ट पोस्ट देख लिया, क्रिएट कर लिया, पूरा का पूरा गेट करके देख लिया। अब हम गेट बाय आईडी करना चाहेंगे, फाइंड बाय आईडी ये वाला। सो इसमें हमें यूआरएल क्या है, /employee/id। /employees पहले पढ़ा हुआ है, हमें बस आईडी पास करनी है। लेट्स से हमें 2 ID वाला चाहिए, और ऑपरेशन कौन सा है, गेट ही है। ठीक है, यहाँ पे भी गेट है, सेंड किया। तो हमारे पास अभी देखो सिर्फ एक डिटेल आया जिसकी ID 2 है। ओके, सारा नहीं आया है। तो अभी हमने गेट ऑल क्रिएट यानी कि पोस्ट ये देख लिया। अब हम डिलीट वाला देख लेते हैं। लेट्स से हमें डिलीट वाला डिलीट करना है। यूआरएल क्या है, यहाँ से देखते हैं, employee/id। सो employee/id पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गेट, तो डिलीट तो नहीं होगा। इसके लिए मैं डिलीट मैपिंग लिखा है, तो डिलीट चूज़ करना पड़ेगा। डिलीट ऑपरेशन चूज़ किया हमने। अब हम सेंड करेंगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मैसेज क्या आ गया, एम्प्लॉय डिलीटेड। ओके, और 200 ओके, मतलब ठीक है, सब रिस्पॉन्स सही है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आया। अब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या सच में डिलीट हुआ है क्या। सो हम गेट ऑपरेशन में जाते हैं और सारी एम्प्लॉय डिटेल्स गेट करते हैं। उसके लिए हमारा क्या था, /employees, कोई आईडी नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास ID1 ID3 और ID4 वाला डेटा आया है, 2 वाला नहीं आया। इसका मतलब ID2 सच में डिलीट हो गया है। ओके, अगर हम /2 करके देख लें, सर्च ही कर लें, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, नल। अब हम एक बार कंसोल में देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है। यहाँ देखो क्या लिखा है, रिक्वायर्ड, सॉरी ये नहीं है। ओके, इसमें कुछ आउटपुट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वरना एक्सेप्शन होता है, एरर होती है, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो हमें 2 में नल मिला, मतलब कुछ नहीं मिला। इसका मतलब वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। सो हमने डिलीट भी करके देख लिया। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन है अपडेट। अपडेट में हमें क्या चाहिए, यूआरएल में तो आईडी। ठीक है, 2 तो हमने डिलीट कर दिया है। सो हम लेट्स से 3rd आईडी वाला अपडेट कर रहे हैं। अपडेट के लिए क्या है, पुट मैपिंग। सो हम यहाँ जाते हैं, पुट ऑपरेशन यूज़ करते हैं। 3rd आईडी हमने पास की है, और क्या पास करना है, @path वेरिएबल, ये तो पाथ से उठा लेगा। @request body एम्प्लॉय। सो रिक्वेस्ट बॉडी में हमें क्या पास करना है, एम्प्लॉय। रिक्वेस्ट बॉडी कहाँ होती है, ये रही, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। जेसन टाइप का है, ये जो फॉर्मेट है इसे जेसन कहते हैं, इसीलिए हमने रॉ डेटा में जेसन टाइप चूज़ किया। ठीक, इस तरह हम बॉडी पास करते हैं। ओके, सो हम चाहते हैं, हमने यहाँ पे क्या क्या चाहिए, रिक्वेस्ट बॉडी, वो हमारी पड़ी हुई है। यूआरएल क्या है, employee/id। सो employee/3rd ID। ऑपरेशन क्या है, पुट मैपिंग। ठीक, सब चीज़ सही है। अब हमें जो डिटेल चाहिए वो हम भेज देते हैं। लेट्स से सौरभ, लास्ट नेम मित्रा। ठीक, ईमेल आईडी कुछ भी कर देते हैं। और 3rd है हमारी एम्प्लॉय की आईडी, जिसमें हमें अपडेट करना है, इन्फॉर्मेशन हमने सेंड कर दिया। यहाँ पे देखो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रखी वो आईडी के साथ अपने आप पूरी हमें मिल गई। ठीक, फर्स्ट नेम सौरभ। अब एक बार हम गेट करके चेक कर लेते हैं कि सच में हुआ है कि नहीं। सो यूआरएल तो यही रहेगा, employees/3। कैसे पता चलेगा कि यूआरएल यही रहेगा, गेट ऑपरेशन देख लेते हैं आईडी वाला, employees/id, employees/id, ID 3rd सही है, क्योंकि हमने 3rd वाली अपडेट की थी। सेंड करेंगे। सो 3rd वाली हम देख रहे हैं, सौरभ मित्रा, अपने आप आ रहा है इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स करेक्ट है, अपडेट हो गई है वैल्यू। अब एक बार हम सारा गेट करके देख लेते हैं। उसमें सारा गेट करने का यूआरएल क्या है, /employees, नो आईडी। सेंड किया हमने, 1 3 4 सारी आईडी सारी पूरा डेटा हमारे पास आ गया, क्योंकि 2 वाला हमने डिलीट कर दिया था इसलिए वो हमें नहीं दिख रहा है। 3rd वाला हमने अपडेट कर दिया था तो वो अपडेटेड है। बढ़िया। सो हमने 3rd ऑपरेशन करके देख लिया है, जिसमें हमने क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट किया है। हर एप्लीकेशन का बेसिस यही होता है, या तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा होगा, या तो डिलीट हो रहा होगा, या तो अपडेट हो रहा होगा, या तो आप गेट कर रहे होगे इन्फॉर्मेशन, या तो फिर कुछ अपडेट या क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन, यही सारे ऑपरेशंस होते हैं। सो अगर आपने ये सीख लिया तो फिर इसके बाद आप मॉडिफिकेशंस करके
बाकी चीज़ें भी सीख सकते हैं। बेसिक हर एप्लीकेशन का यही है। अच्छा, जैसे हम रेस्ट कंट्रोलर हमने लिखा है, तो ये रेस्टफुल एपीआई है, रेस्टफुल वेब सर्विस कह सकते हैं। ये हमारी क्रिएट हो गई है, जिसको हम टेस्ट पोस्टमैन एप्लीकेशन है इससे करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने दिखा दिया है। और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम इक्लिप्स में, जैसे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल होता है। अभी हमारा जो एप्लीकेशन चल रहा है वो लोकल होस्ट 8080 पोर्ट, इसको पोर्ट कहते हैं 8080, और लोकल होस्ट है तो कोई आईपी नहीं रहेगी, तो उसकी जगह लोकल होस्ट लिखते हैं। फिर यहाँ से यूआरएल शुरू होता है जो हमने कंट्रोलर में डिफाइन किया है। अगर हम चाहते हैं कुछ चेंज करना, लेट्स से पोर्ट ही चेंज करना चाहते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए आपको नहीं पता है, सो आप यहाँ लिखिए चेंज पोर्ट इन स्प्रिंग बूट। सो इस तरह आप धीरे धीरे सर्च कर करके अपने से सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर्वर डॉट पोर्ट, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में जाना है, सर्वर डॉट पोर्ट जो भी आपको लिखना हो। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में हम आ गए, कहाँ पे है, ये रही। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल लेट्स से 9090 कर दिया हमने, सेव किया। अरे हाँ, सेव किया। हम फिर से हमें एप्लीकेशन बंद करना पड़ेगा, रेड वाली बटन पर दबाया हमने, बंद किया। अच्छा, एक ही बार चलना चाहिए, 2 बार आप नहीं चला सकते, वरना पोर्ट इन यूज़ का एरर आ जाएगा। अब हम चला देते हैं। इस बार हमने देखा यहाँ पे देखो टॉम कैट स्टार्टेड 9090, अपने आप इसने गेट कर लिया 9090 और एप्लीकेशन स्टार्टेड। अच्छा, एक बार हम करके देख लेते हैं टेस्ट। यही यूआरएल था हमारा गेट का, सेंड किया हमने, देखो यहाँ पे एरर आ गई है ना। क्या एरर आई यहाँ भी हम देख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एरर आ गई, कुड नॉट रिक्वेस्ट। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 9090 कर दें पोर्ट को और फिर से सेंड करें, अभी देखो नल वैल्यू आई। अच्छा, हमने सर्वर बंद कर दिया था, इसलिए पूरा डेटा जो पहले से हमने क्रिएट किया था वो डिलीट हो गया है। उसके लिए आपको डेटाबेस चाहिए, ताकि आपका डेटा डिलीट ना हो, आपका डेटा उसमें हमेशा मेंटेन्ड रहे। इसके लिए हमने H2 डिपेंडेंसी यूज़ की थी डेटाबेस की, वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेम्प्रेरी यूज़। अदरवाइज़ अगर हमें बड़ा डेटाबेस यूज़ करना है तो हम MySQL, पोस्ट्रेस, ओरेकल, ये सारे डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं ताकि एक डिटेल क्रिएट हो जाए और दूसरा डिटेल भी क्रिएट कर देते हैं। सो हमारे पास 2 आईडी क्रिएट हो गई। अगर अब हम गेट ऑपरेशन करेंगे और ये देखो हमारे पास दोनों डिटेल आ गई। एक्चुअली जब भी आप ये सर्वर बंद करेंगे ना, यहाँ से सर्वर बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ये जो जितना भी डेटा क्रिएट हुआ है सब टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि ये कैशे में रहती है, कोई परमानेंट मेमोरी में नहीं रहती है। उसके लिए आपको एक्चुअल डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उस एक्चुअल डेटा की इन्फॉर्मेशन यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में देते हैं। सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब आप धीरे धीरे इसके ऊपर ऐड ऑन करके नई नई चीज़ें यूज़ करके चेक कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। हमारे पास सपोज़ हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है, सो यहाँ पे हमारे पास pom.xml है। इसमें हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती हैं, इसके अंदर ये डिपेंडेंसी लिखी हुई है। सो इस तरह हम डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं गूगल से उठा के, और वो वर्क करने लगेगा। ओके, सपोज़ अभी हम अगर हम सेम चीज़ हम ब्राउज़र में भी चला के देख सकते हैं। लोकल होस्ट कॉलन, हमने पोर्ट 9090 दे दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होता है, /एम्प्लॉयज़, एंटर मारा, ये देखो पूरी एम्प्लॉय की डिटेल आ गई। अगर हमें कुछ फ्रंट एंड अच्छा सा बनाया होता तो उसमें सुंदर सुंदर दिखता, बट अभी नहीं बनाया तो ये नॉर्मली लिख के आ रहा है। ओके, अब सपोज़ हमें रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की या फिर किसी और चीज़ की जिसमें हमें यूज़ करना है, तो हम गूगल में सर्च करके देख सकते हैं डिपेंडेंसी इंक्लूड करने के लिए। सपोज़ हमें इंक्लूड करना है सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी, सो इंक्लूड सिक्योरिटी डिपेंडेंसी इन स्प्रिंग बूट, ऐसा लिख के आप सर्च करो, मिल जाएगी डिपेंडेंसीज, उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर लो। इन्होंने तो पूरा बता ही दिया है।
ओके, फॉर्म डिपेंडेंसी कर देते हैं हम। अभी देखते हैं। ये हमें यहाँ डिपेंडेंसी मिल गई है और यहाँ क्या लिखा है, स्टार्टर सिक्योरिटी। सो हम ये डिपेंडेंसी, नॉट डिपेंडेंसीज, ये तो हमारे में होता ही है, इतना कॉपी करना है। कंट्रोल सी किया, अपने pom.xml में गए और डिपेंडेंसी लास्ट वाली कहाँ है, यहाँ। बट डिपेंडेंसीज़ के अंदर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। यहाँ हमने कंट्रोल भी किया, सेव किया। ओके, एक बार सर्वर फिर से बंद कर देते हैं और फिर से ये स्टार दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ सेव नहीं है। अच्छा, नीचे ले आया था मैं माउस, कंट्रोल एस। ओके, ये फिर से बिल्ड कर रहा है पूरा। बिल्ड जब भी हम डिपेंडेंसी नहीं इंक्लूड करेंगे pom.xml में, वो पूरा बिल्ड करके अपने आप उसकी डिपेंडेंसी नेट से ले आएगा। इंटरनेट होना ज़रूरी है, कनेक्टेड। ओके, अब हम इसको चलाते हैं। यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है, ग्रीन बटन पे लेके गया, रन एज बोल रहा है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया। हम वापस एम्प्लॉय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, अब हम ले जाएंगे तो रन एम्प्लॉय एप्लीकेशन बोलेगा। सिंपल है। मतलब अगर किसी और फाइल पे आप क्लिक करके बैठे हुए हैं तो शायद रन एम्प्लॉय एप्लीकेशन ना आए, जैसे कि अभी दिखा रहा था पहले, बट फ़िलहाल आ रहा है। इस फाइल में पॉम में जाने पे रन एज दिखा रहा है, तो आप किसी जावा फाइल में आ जाइए, वो अपने आप रन एम्प्लॉय एप्लीकेशन दिखाने लगेगा, जिसमें भी मेन मेथड होगा। तो आप ग्रीन बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, एप्लीकेशन स्टार्टेड। This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running your application. तो मतलब कुछ सिक्योरिटी का तो ऐड हुआ है, ये चीज़ पहले नहीं थी। क्या ऐड हुआ है वो हम देख लेते हैं। अगर हम उसी URL को जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था फिर से हिट करें तो यहाँ देखो लॉगिन का मांगने लगा, पहले नहीं मांग रहा था। सो ये है मेरे ख्याल से एडमिन होगा, नो। सो इस तरह से हमें सिक्योरिटी का लॉगिन मांगने लगता है। ओके, ये पासवर्ड है, इतना बड़ा इन्होंने पासवर्ड जनरेट करके दिया है। सो इस तरह से हम डिपेंडेंसी इंक्लूड करते हैं pom.xml में, और जो भी हमें अपडेट करना हो या फंक्शनैलिटी चाहिए हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हमें कुछ नहीं पता और हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी set user and password and string boot। ओके, पहली वेबसाइट देखते हैं। यहाँ पे ये यूज़र, ओके यूज़र होता है, ठीक है, यूज़र यूज़ करना चाहिए था हमें। ओके, साइन इन हो गया। क्योंकि हमने सर्वर बंद कर दिया था इसलिए ब्लैंक आ रहा है। सो ये लॉगिन की फंक्शनैलिटी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी एनोटेशन, सिक्योरिटी डिपेंडेंसी यूज़ करके। ओके, अगर हम देखना चाहें कि हमें अगर यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना हो, सपोज़ हमने गूगल में लिखा चेंज यूज़र नेम पासवर्ड, सो डिपेंडेंसी तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। अब यहाँ पे ये रहा हमारे पास। सो इस तरह से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड हमारा डिफरेंट यूज़ करने लगेगा। स्ट्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र नेम, लेट्स से हमने एडमिन रख दिया, और पासवर्ड भी हमने एडमिन रख दिया क्योंकि बहुत बड़ा पासवर्ड था। और रोल क्या है, कुछ भी दे दो, रोल एडमिन दे दो, सेव करो। अब हम इसे बंद करते हैं, सर्वर फिर से चलाते हैं। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब हम वापस ट्राई करते हैं अपना लोकल होस्ट एक्सेस करने का। अगेन लॉगिन मांग रहा है। सो इस बार हमने एडमिन सेट किया था, देखते हैं काम करता है या नहीं। यस, काम कर रहा है। अब यहाँ कुछ डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने
सर्वर रीस्टार्ट किया था। सो हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ देख लिया थोड़ा सा, पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं वो देख लिया हमने, और बेसिक थ्रेड एप्लीकेशन देख लिया जिसमें हमें क्या क्या कंट्रोलर्स हमने कैसे कैसे बनाए हैं, 4 ऑपरेशंस के, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारा हमने देख लिया। और रिपोजिटरी हमने यूज़ की ताकि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। एम्प्लॉय टेबल हमने यूज़ की जिसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल डिटेल्स है। अच्छा, ये टेबल का नेम बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय ही होता है। अगर हम डेटाबेस में जब सेव करते हैं ना, तो टेबल नेम का नेम एम्प्लॉय होगा। हम @टेबल एनोटेशन यूज़ करके इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे एनोटेशंस हैं, सब धीरे धीरे सीख जाओगे। और ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ से मेन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है क्योंकि इसके पास मेन मेथड है। उसके बाद वो कंट्रोलर में जाता है, यूआरएल्स देखता है, और एम्प्लॉय रिपोजिटरी की डिपेंडेंसी चाहिए, ऑटोवायर्ड लिखा है यहाँ पे हमने, तो ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी में जाता है, उसका यूज़ करता है। फिर यहाँ एम्प्लॉयज़ हमने यूज़ किया हुआ है, सपोज़ हाँ, ये जो एम्प्लॉय हम पास कर रहे हैं, फिर ये एम्प्लॉय टाइप का एट्रिब्यूट, ओके, तो ये एम्प्लॉय वाला टेबल यूज़ कर लेता है। सो इसका भी यूज़ है, रिपोजिटरी का भी यूज़ है, कंट्रोलर में सब यूज़ हो जाता है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ है पोर्ट वगैरह चेंज करना, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब देना, इस तरह हम वैल्यूज़ देते हैं। सो हम इसे कहते हैं की, इस साइड को, और इक्वल के इधर कहते हैं वैल्यू। सो ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में दे देते हैं। और एम्प्लॉय डॉट एक्सएमएल में हमारी सारी डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं। अच्छा, H2 डेटाबेस है, ये हम यूज़ करके देख सकते हैं, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं और वो डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल है, धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करके अपने आप लर्न कर सकते हैं। बेसिक एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन का बेसिक जो होता है वो हमने लगभग सीख लिया है। ये मैवन बेस्ड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, सो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये आईटी इंडस्ट्रीज़ में, वेब एप्लीकेशंस वगैरह, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।